हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का जो ग्रुप 1 में पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने एमसीक्यू में 4-5 चैप्टर्स का एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने बेसिक, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इन सब का एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ओके, अब इस चैप्टर में टोटल 60 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। ठीक है, फ्रॉम आपका जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उससे आपकी बुक हो गया, सीए के क्वेश्चंस हो गया, इन सबसे मैंने टोटल 61 क्वेश्चंस कलेक्ट किया। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में एमसीक्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कैरी करता है। टोटल 4 सब्जेक्ट है आपका और उसमें एमसीक्यू जो है वो आपका 120 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अगर आप इस एमसीक्यू में अच्छा करते हो, अल्टीमेटली आपकी जो पासिंग परसेंटेज है, आपकी जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू में अच्छा करोगे तो अल्टीमेट ये आपके रिजल्ट में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आप बहुत अच्छा मार्क क्या कर सकते हो, ग्रुप 1 में या फिर ग्रुप 2 दोनों में स्कोर कर सकते हो। सही है। सो अगर ये एमसीक्यू जो मैं डिस्कस कर रहा हूं और इसके साथ साथ बाकी जितने भी आपकी चैप्टर्स है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे कि डीटी हो गया, डीटी आईडीटी हो गया, आपका लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इसका एमसीक्यू बुक अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप एमसीक्यू बुक खरीद सकते हो। आपको 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी एमसीक्यू जिसमें आपकी पास्ट ईयर, एमटीपी, आरटीपी, ये सारे एमसीक्यूज कवर होंगे। और इसका प्राइस जो रहने वाला है वो सिर्फ 599 रुपीज रहने वाला है। बिलीव मी, ये जो बुक है ये इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज रहेगा। आपको फ्री में वीडियोस भी मिल जाएगा एमसीक्यूज के एनालिसिस, जैसे मैं बना रहा हूँ, बाकी के टीचर्स भी हमारे जो है वो भी अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए वीडियोस बनाने वाले। ठीक है, तो वो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको आंसर भी मिलेगा, एनालिसिस भी मिलेगा। तो अगर आप कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप 100 मार्क भी स्कोर कर लेते हो ना, 100 प्लस अगर आप एमसीक्यू में स्कोर कर लेते हो तो आप बिलीव करिए आपकी जो रिजल्ट होगा वो बहुत पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप ये एमसीक्यू बुक खरीदना चाहते हो और जो एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर रहा आपको चाहिए तो आप ये खरीद सकते हो। खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा जो नंबर आपको दिख रहा है उसमें बस आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और आपको ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बजट एंड बजटरी कंट्रोल का एमसीक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में एक एमसीक्यू जो है इस चैप्टर का कंपलसरी है। जैसे मैंने बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग से एक एमसीक्यू आपका आएगा ही आएगा। जो 15 एमसीक्यू आपका कॉस्टिंग में आता है उसमें से एक जो एमसीक्यू है वो आप ये पक्का ले लीजिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग से आने वाला है। सिमिलरली एक एमसीक्यू आप पक्का ले लीजिए कि आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल से आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, शायद हो सकता है कि इसी में से एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में आ जाए। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बजट का। ओके, सो बजट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है सर, देखो क्वेश्चन क्या है। इफ ए कंपनी विशेस टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री ओवरहेड बजट सिस्टम, अगर कोई कंपनी चाह रहा है कि वो फैक्ट्री ओवरहेड बजट सिस्टम एस्टैब्लिश करे इन व्हिच एस्टिमेटेड कॉस्ट्स कैन बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी लेवल, इट शुड प्रिपेयर ए डैश। अच्छा, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर अगर कोई कंपनी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, अगर कोई कंपनी फैक्ट्री ओवरहेड बजट, एक फैक्ट्री ओवरहेड बजट सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहता है जिसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो कैसे डिराइव होगा, वो एस्टिमेटेड एक्टिविटीज लेवल के बेसिस पे डिराइव होगा, तो उसे कौन सा बजट बनाना चाहिए। तो इसका देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड का बजट है वो एक्टिविटी वाइज कौन सी बजट पे चेंज होता रहता है। तो इसका जो ऑप्शन एक है मास्टर बजट, दूसरा है कैश बजट, तीसरा है फ्लेक्सिबल बजट एंड फोर्थ है फिक्स्ड बजट। आपको पता है कि जो ओवरहेड्स का हम एस्टिमेशन करते हैं इन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो होता है आपका फ्लेक्सिबल बजट में। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर लेवल पे, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 70% हो, चाहे वो 100% हो, इसमें आपको एक्सपेंडिचर दिया होगा और आपको बोला होगा कि भाई आप 70% में बजट बनाइए।
आप 80% में बजट बनाइए, आप 90% में बजट बनाइए और आप उसी हिसाब से क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। सो जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा फ्लेक्सिबल बजट। अगर आप एक फैक्ट्री ओवरहेड बजट सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। चलो दूसरा चीज क्या आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डैश। अच्छा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के क्लासिफिकेशन कौन सी बजट की प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल होता है? ऑप्शन ए मास्टर बजट, ऑप्शन 2 फ्लेक्सिबल बजट, ऑप्शन सी कैश बजट, ऑप्शन डी कैपिटल बजट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लेक्सिबल बजट, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लेक्सिबल बजट होता है सिर्फ इसी में ही आप क्या करते हो, पहले वेरिएबल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हो, फिर उसके बाद फैक्ट्री जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, बजट मैनुअल इज ए डॉक्यूमेंट। बजट मैनुअल एक डॉक्यूमेंट है, ऑप्शन है व्हिच कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स टू बी फॉर्मुलेटेड ओनली, which contains the detail about standard cost of the product to be made, setting out the budget organization and procedure for preparing a budget including fixation of responsibilities, formats records required for the purpose of preparing a budget and for exercising budgetary control system, none of the above। सर इनमें से बजट मैनुअल का काम क्या है? बजट मैनुअल एक बुक है जो हमें किस में हेल्प करता है? नंबर ए, कंटेंट्स, बजट मैनुअल एक बुक है जो कि डिफरेंट बजट्स जो फॉर्मुलेट होगा उनका रिकॉर्ड रखता है, व्हिच कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ बजट टू बी फॉर्मुलेटेड, जो डिफरेंट बजट होने वाले उनका नाम, उनकी जो कंटेंट है वो रिकॉर्ड करता है, व्हिच कंटेन्स द डिटेल अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू बी मेड, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो प्रोडक्ट बनने वाले, जो प्रोडक्शन होने वाला है उनका स्टैंडर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड करता है, या फिर सेटिंग आउट द बजट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ए बजट इंक्लूडिंग फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर्मेट records required for the purpose of preparing a budget and for the exercising budgetary control system। सो मैं बोलूँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बजट मैनुअल एक ऐसा बुक है जो कि सेट करता है, जो क्या करता है, जो बजट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर जो सेट किया गया है, टू सेटिंग आउट द बजट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ए बजट इंक्लूडिंग फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मेट्स एंड recorded फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ए बजट एंड फॉर एक्सरसाइजिंग बजटरी कंट्रोल सिस्टम। इन सब में बजट मैनुअल हमें हेल्प करता है। ठीक है, चलो। द बजट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली हेडेड बाय ए टॉप एग्जीक्यूटिव हु इज नोन एज। अच्छा, बजट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इज यूजुअली हेडेड बाय ए टॉप एग्जीक्यूटिव। यूजुअली वो एक टॉप एग्जीक्यूटिव हेड करता है, तो उस टॉप एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहते हैं? ए जनरल मैनेजर, बी बजट डायरेक्टर और बजट कंट्रोलर, सी अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बजट डायरेक्टर और बजट कंट्रोलर। सो जो टॉप एग्जीक्यूटिव बजट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है उससे क्या बोला जाता है? बजट डायरेक्टर और बजट कंट्रोलर। उसे क्या बोला जाता है? बजट डायरेक्टर और बजट कंट्रोलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? देखो, ए फेवरेबल बजट वेरिएंस इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट परफॉर्मेंस, डू यू एग्री, गिव रीजन। अच्छा, क्या पूछ रहा है? एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, बोल रहा है कि फेवरेबल बजट वेरिएंस, एक फेवरेबल वेरिएंस अगर बजट में आता है, इज ऑलवेज इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अगर कोई बजट में फेवरेबल वेरिएंस आता है, यानी कि जितना बजट में हमने एस्टिमेट किया था उसमें खर्चा या फिर उससे रिजल्ट अच्छा आया है। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर बजट है तो खर्चा कम आया है, अगर रिजल्ट रेवेन्यू बजट है तो ज्यादा आया है, या फिर प्रॉफिट बजट हुआ है तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर वेरिएंस पॉजिटिव में है, फेवरेबल वेरिएंस है, तो क्या यहाँ पे एफिशिएंट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट करता है? और आप इसमें सहमत हो या फिर नहीं हो, वो पूछ रहा है। अगर हो आप सहमत तो उसका रीजन बताओ। नंबर ए, फेवरेबल वेरिएंस इंडिकेट सेविंग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेंस इट इंडिकेट एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बी में क्या बोल रहा है? अंडर ऑल द सिचुएशन ए फेवरेबल वेरिएंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्पीक अबाउट इट्स एफिशिएंसी परफॉर्मेंस। ए फेवरेबल वेरिएंस डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट एफिशिएंट परफॉर्मेंस बिकॉज सच ए वेरिएंस माइट हैव बीन अराइव at by not carrying out expenses mentioned in the budget, none of the above। तो इनमें से जो राइट आंसर है, देखो, हमेशा जो हमें दिखता है ना वो सही नहीं होता है। ठीक है, एक कहावत है ना, जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, ये
कभी कभी क्या होता है, इल्यूजन होता है। अगर कोई बजट फेवरेबल वेरिएंस शो कर रहा है, अगर कोई बजट फेवरेबल वेरिएंस शो कर रहा है, दैट नॉट मीन्स कि वो बजट एफिशिएंट, मतलब काम एफिशिएंटली हुआ है या फिर परफॉर्मेंस एफिशिएंट है। ऐसा भी हो सकता है, देखो क्या बोल रहा है, ए फेवरेबल वेरिएंस डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट एफिशिएंट परफॉर्मेंस बिकॉज सच ए वेरिएंस माइट हैव बीन अराइव एट बाय नॉट कैरिंग आउट एक्सपेंसेस मेंशन इन द बजट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बजट में जितना एक्सपेंडिचर मेंशन किया गया था उस एक्सपेंडिचर को हमने कंसीडर में लिया नहीं, कुछ कुछ एक्सपेंडिचर था जो हमने कंसीडर में लिया नहीं, बजट में जो एक्सपेंडिचर हुआ था उसे हमने कंसीडर में लिया नहीं, ठीक है, और जो मेंशन था एक्सपेंडिचर बजट में वो हमने किया नहीं, तो इसकी वजह से फेवरेबल आ सकता है। दैट डज नॉट मीन्स कि आपने काम अच्छा किया या फिर आप एफिशिएंट परफॉर्मर हो। ओके, A budget report is prepared on the principle of on the principle of exception and thus, देखो बजट ये क्या बोल रहा है कि एक बजट रिपोर्ट जो होता है ना, ए बजट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन एंड दस only unfavorable variance should be shown, only favorable variance should be shown, both favorable and unfavorable variance should be shown, none of the above। अच्छा, ये बोल रहा है कि बजट जो होता है ना, बजट रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया जाता है वो एक्सेप्शन बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। तो बजट रिपोर्ट इज ओनली प्रिपेयर ऑन बेसिस ऑफ एक्सेप्शन, इसीलिए सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, फेवरेबल वेरिएंस लेना चाहिए, या फिर सिर्फ एडवर्स वेरिएंस यानी कि अनफेवरेबल वेरिएंस लेना चाहिए, या फिर दोनों फेवरेबल एंड अनफेवरेबल लेना चाहिए, या फिर किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तो आंसर जो यहाँ पे करेक्ट है वो है बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वेरिएंस। आपको दोनों फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वेरिएंस लेना है। ओके, चलो, परचेज बजट एंड मेटेरियल बजट आर सेम। देखो क्या बोल रहा है कि परचेज बजट जो होता है वही मेटेरियल बजट होता है। क्या इसमें आप एग्री करते हो? ठीक है, परचेज बजट एंड मेटेरियल बजट बोथ आर सेम। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, परचेज बजट इज ए बजट व्हिच इंक्लूड्स ओनली द डिटेल ऑफ ऑल मेटेरियल परचेज। बी क्या बोल रहा है, परचेज बजट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट एंड दस इंक्लूड्स नॉट ओनली परचेज ऑफ मेटेरियल बट ऑल्सो अदर आइटम एज वेल। ठीक है, परचेज बजट इज डिफरेंट फ्रॉम मेटेरियल बजट, इट इंक्लूड्स परचेज ऑफ अदर आइटम्स ओनली। ओके, डी नंबर क्या बोला है, नॉन ऑफ द अबव। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई जब भी हम परचेज बजट बनाते हैं, आप देखोगे आप भी आपकी जो भी आपके एग्जाम में या फिर आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस होगा ना, परचेज बजट नॉर्मली हम रॉ मटेरियल का ही बनाते हैं, रॉ मटेरियल परचेज्ड। ओके, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे हमें क्वेश्चन कि भाई क्या परचेज बजट एंड रॉ मटेरियल बजट या फिर मटेरियल बजट दोनों सेम ही है और दोनों एक ही है, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, परचेज बजट इज ए बजट व्हिच इज ओनली कंटेन्स द डिटेल ऑफ ऑल मटेरियल परचेज, इसीलिए परचेज बजट एंड मटेरियल बजट दोनों बराबर है। बी क्या बोल रहा है, नहीं, परचेज बजट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एंड इस वजह से इट नॉट ओनली इंक्लूड्स मटेरियल बजट बट ऑल्सो ऑल द आइटम्स परचेज अंडर दिस बजट। कि परचेज बजट क्या होता है ना, परचेज बजट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट एंड दस इंक्लूड्स नॉट ओनली परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल बट ऑल्सो अदर आइटम्स एज वेल। तो जो परचेज बजट है ना वो सिर्फ मटेरियल बजट को कंसीडर नहीं करता है, मटेरियल बजट से भी अदर जो बजट्स है ना उन्हें भी ये कंसीडर करता है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, मुझे जरा लैपटॉप का चार्ज ऑन करना है। ओके, राइट, चलो, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा बी। ओके, सो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ए नहीं होगा। एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो सर हम कैसे निकालेंगे? देखो, efficiency ratio is the extent of actual working days avoided during the budget period, activity ratio divided by capacity ratio। क्या बोल रहा है कि efficiency variance कैसे निकलता है? the extent of actual working days avoided during the budget period। okay, actual working days जो avoid आप करते हो budget period में वो होता है efficiency ratio। activity ratio divided by currency ratio, capacity ratio, whether the actual activity is more or less than the budgeted activity, none of the above। so इनमें से जो राइट आंसर है मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक ही आंसर आपको लगेगा कि करेक्ट है, वो है एक्टिविटी रेशियो एंड कैपेसिटी रेशियो। अगर एक्टिविटी रेशियो में आप कैपेसिटी रेशियो डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो आएगा एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है,
एक्टिविटी रेशियो, देखो एक्टिविटी रेशियो डिपिक्ट, एक्टिविटी रेशियो हमें क्या बोलता है, वेदर एक्टिविटी रेशियो हमें क्या रिवील करता है, एक्टिविटी रेशियो डिपिक्ट्स वेदर एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज एक्सीड्स और फॉल्स शॉर्ट ऑफ द बजटेड कैपेसिटी। एक्टिविटी रेशियो हमें क्या कहना चाहता है कि क्या एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो बजटेड कैपेसिटी से ज्यादा है या फिर बजटेड कैपेसिटी से कम है। ऑप्शन बी, वेदर एक्चुअल आवर्स यूज्ड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन वेयर मोर और लेस देन द स्टैंडर्ड आवर। जो भी एक्चुअल आवर्स कंज्यूम किया गया है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, जो भी एक्चुअल आवर्स कंज्यूम किया गया है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, क्या वो स्टैंडर्ड आवर से ज्यादा है या फिर कम है। वेदर एक्चुअल एक्टिविटी वाज मोर और लेस देन द बजटेड कैपेसिटी, क्या जो एक्चुअल एक्टिविटी हुआ है, एक्चुअल जो काम हुआ है वो बजटेड कैपेसिटी से ऊपर है या फिर नीचे, और नॉन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, वेदर द एक्चुअल एक्टिविटी वाज मोर और लेस देन द बजटेड एक्टिविटी और बजटेड कैपेसिटी। सो एक्टिविटी रेशियो हमें क्या शो करता है, एक्टिविटी रेशियो हमें क्या बताता है कि एक्चुअल एक्टिविटी जो है वो बजटेड एक्टिविटी से या फिर बजटेड कैपेसिटी से ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, Which of the following is usually a short term budget? 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इनमें से शॉर्ट टर्म बजट जो है वो कौन सा है। Which of the following is usually a short term budget? So capital expenditure budget obviously एक long term budget है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट obviously एक long term budget है, कैश बजट और सेल्स बजट। सेल्स बजट आपको पता है कि एक साल के लिए बनाया जाता है, और जो कैश बजट है वो नॉर्मली मंथली बनाया जाता है और वीकली बनाया जाता है, इस वजह से कैश बजट जो है वो एक शॉर्ट टर्म बजट है। ओके, the budget that is prepare of fast the budget that is prepare first of all is dash। अच्छा देखो, जो बजट सबसे पहले बनाया जाना चाहिए वो कौन सा बजट होना चाहिए, मास्टर बजट, बजट विथ की फैक्टर, कैपिटल बजट और कैश बजट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बजट विथ की फैक्टर। ओके, बजट विथ की फैक्टर जो है वो सबसे पहले बनाया जाना चाहिए। द बजट दैट इज प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इज नोन एज बजट विथ की फैक्टर। ओके, चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेस इट नीडेड फॉर प्रोडक्शन देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी। अच्छा, प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होता है, जिसके ऊपर आप ज्यादा हाईलाइट करते हो, जिसके ऊपर आपकी बजट की पूरा बेस डिपेंड करता है। ठीक है, सो बोल रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास देखो, जैसे कि अगर बजट आप बना रहे हो और कोई भी हमारा जो की फैक्टर है वो कोई शॉर्टेज है, ठीक है, या फिर कोई लिमिटिंग फैक्टर है, तो जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर बन जाएगा वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे के सारे रिसोर्सेस है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेस इट नीडेड फॉर प्रोडक्शन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वो सारे एसेट्स है, सारे रिसोर्सेस है जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, देन इन दैट केस प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होगा, प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होगा। देखो, कैश सप्लाई, सेल्स डिमांड, रॉ मटेरियल, लेबर सप्लाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल्स डिमांड। ठीक है, कितना डिमांड होगा, अगर आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है तो आपका जो डिमांड है वो है आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर, वो है आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर। ओके, कैश बजट ऑफ द PQR कंपनी forewarns a short-term surplus. Which of the following would be appropriate action to be taken in such a situation? अच्छा, क्या बोल रहा है कि PQR एंड कंपनी का जो कैश बजट है वो क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म सरप्लस एक शो कर रहा है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म सरप्लस उन्हें शो कर रहा है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो कौन सा लेना चाहिए, परचेज न्यू फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, प्रीपे लॉन्ग टर्म लोन्स। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, पे क्रेडिटर्स अर्ली टू ऑब्टेन ए कैश डिस्काउंट। डी क्या बोल रहा है, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज, अगर आपका कैश बजट शॉर्ट टर्म सरप्लस शो कर रहा है तो इट्स बेटर टू पे क्रेडिटर्स अर्ली एंड अर्न सम डिस्काउंट। इट्स बेटर टू पे क्रेडिटर्स अर्ली एंड अर्न सम डिस्काउंट, राइट। अच्छा, क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बजट, इनमें से कौन सा बजट यूज करने का बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन ए, मोर मोटिवेटेड मैनेजर्स। ऑप्शन बी, इंप्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। नंबर सी, एनहांस्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फार्म एक्टिविटीज। नंबर डी, मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो,
अगर आप बजट बनाते हो तो मैनेजर्स मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि मैनेजर को एक टारगेट मिलेगा कि भाई आपको इतने अंदर इतने बजट में काम करना है। अगर आप बजट बनाओगे तो इंटर फार्म कंपैरिजन, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन फार्म्स के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाएगा वो तो आपकी बजट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके एक्चुअल रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये बजट का फायदा नहीं होगा। सो ऑप्शन डी जो है वो है राइट आंसर। अच्छा, द फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन प्रिपरेशन ऑफ, ऑब्वियसली हमें पता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जो सेग्रीगेशन करना होता है ना, क्लासिफिकेशन करना होता है, वो कौन सी बजट में काम में आता है? आंसर इज फ्लेक्सिबल बजट। ओके, द कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड फोर्स ऑन ए शॉर्ट टर्म सरप्लस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था ये क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हो गया आई थिंक, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया था, यहाँ पे डी होगा राइट आंसर, पे द क्रेडिटर्स अर्ली, अभी तो डिस्कस किया था हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में किया था। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म बजट। अच्छा, इनमें से कौन सा एक लॉन्ग टर्म बजट है? इनमें से कौन सा एक लॉन्ग टर्म बजट है? सो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है मास्टर बजट, ऑप्शन बी प्रोडक्शन बजट, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल बजट, ऑप्शन डी कैपिटल बजट। सो राइट आंसर इज कैपिटल बजट। ओके, उसके बाद आता है सेल्स बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेल्स बजट किसका एग्जाम्पल है? एक्सपेंडिचर बजट का, फंक्शनल बजट का, कैपिटल बजट का, मास्टर बजट का। देखो, मैंने आपको बताया था कि बजट जो होता है ना, वो 3 टाइप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, तो उसमें आपका लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करेंट बजट, ये सब आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल बजट एंड फिक्स बजट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिस बेसिस पे आपकी बजट को ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने बजट को कैसे डिवाइड किया है? परचेज बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, कंजप्शन बजट, लेबर बजट, मटेरियल बजट, ओवरहेड बजट और मास्टर बजट। तो सेल्स बजट किसका एग्जाम्पल है? फंक्शनल बजट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजटिंग व्हिच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, measuring, evaluating, coordinating, correcting actual result to ensure that organization goals and plans are being achieved। अच्छा, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो बोल रहा है कि बजटिंग को अगर हम कॉन्टेस्ट में लेना, इन कॉन्टेस्ट ऑफ बजटिंग व्हिच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन मॉनिटरिंग में, मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग, करेक्टिंग एक्चुअल रिजल्ट्स टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्लान्स आर बीइंग अचीव्ड, ये कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन चेक करता है? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी कम्युनिकेटिंग। सो यू नो द आंसर, कंट्रोलिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं देखो, ए बजट व्हिच इज प्रिपेयर इन ए मैनर सो एज टू गिव द बजट कॉस्ट for next level of activity, for any level of activity is known as a budget which is prepared in a manner so as to give the budget cost for any level of activity is known as, इनमें से कौन सा होगा? मास्टर बजट, जीरो बेस्ड बजट, फंक्शनल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, जो बजट बनाया जाता है चाहे वो किसी भी लेवल के लिए रीडिजाइन किया जा सकता है। बजट व्हिच इज प्रिपेयर इन ए मैनर so as to give the budget cost for any level of activity, ऐसा वो कौन सा बजट है जिसे हम बनाते हैं कि वो कौन सी भी लेवल के लिए हमें कॉस्ट निकाल के दे सकता है, तो वो कौन सा बजट है? ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल बजट। ओके, अच्छा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बजटिंग इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बजटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर क्या है? प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, प्रोवाइडिंग ए फ्लेक्सिबल कोर्स ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट प्लान्स, सेटिंग डेफिनेट फाइनेंशियल टारगेट्स। सो व्हाट इज द राइट आंसर? कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज टू सपोर्ट प्लान्स। बजट हम क्यों बनाते हैं और बजट का सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है? वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक सेट ऑफ टारगेट दे सकता है, एक सपोर्ट प्लान दे सकता है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है और कितना टारगेट आपका है। ओके, व्हिच एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स असेसिंग द रीजन फॉर नॉट अचीविंग बजट टारगेट्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अच्छा, which aspect of budgetary control involves in assessing the reason for not achieving the budgeted targets and taking appropriate measures to improve the performance?
इनमें से कौन सा एस्पेक्ट बजट का है कि अगर बजट में कोई डेफिशिएंसी आता है, बजट में कोई टारगेट अचीव नहीं हो सकता है, तो उसकी रीजन क्या है उससे असेस करना एंड उससे अप्रोप्रिएट स्टेप लेना सो दैट कि हम उससे डिफिकल्टी और उस लैकुना को हम क्या करें, इंप्रूव कर पाए। तो वो कौन है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विथ बजट, रिविजन ऑफ बजट, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है? फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट आंसर। ओके, सो अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लोगे तो बजट को आप एनालिसिस भी कर सकते हो और करेक्ट मेजर भी ले सकते हो कि ऐसे क्या करें कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को आप रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हो। ओके, ए लोकल अथॉरिटी इज प्रिपेयरिंग कैश बजट फॉर इट्स रीयूज डिस्पोजल डिपार्टमेंट। ओके, एक लोकल अथॉरिटी है जो कि कैश बजट बना रहा है फॉर इट्स रीयूज डिस्पोजल डिपार्टमेंट। Which of the following item could not be included in the cash budget? इनमें से कौन सा कैश बजट में नहीं आएगा? तो क्वेश्चन पहले समझ लो कि एक लोकल अथॉरिटी है जो कि अपनी एक रीयूज डिपार्टमेंट के लिए रीयूज डिस्पोजल डिपार्टमेंट के लिए कैश बजट बना रहा है। तो इनमें से कौन सा नहीं आएगा? कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूली कलेक्शन व्हीकल, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, ऑपरेटिव वेजेस, फ्यूल फॉर द कलेक्शन ऑफ द व्हीकल, फ्यूल फॉर द कलेक्शन ऑफ व्हीकल। सो जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका आएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन आपको कैश में नहीं देना पड़ता है, ठीक है। सो इसीलिए ये कैश बजट में नहीं आएगा। ओके, व्हाट सिग्निफिकेंट बेनिफिट डज ए बजेटरी कंट्रोल सिस्टम ऑफर बाय अलाउइंग ए बिजनेस एंटिटी टू मेजर एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। अच्छा, एक बजेटरी कंट्रोल क्या सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफर करता है? एक बजेटरी कंट्रोल क्या सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बिजनेस एंटिटी को बाय टेकिंग मेजर्स एंड इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मेजर कर पाए, ठीक है। नंबर ए, इंप्रूव रिसोर्स एलोकेशन, बी एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन, सी रिड्यूस इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, डी इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। एक बजेटरी कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मदद करता है? क्या सिग्निफिकेंट बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन एक बजेटरी कंट्रोल का है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपना इंडिविजुअल एंड अपनी डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो मेजर कर सकता है एंड उसे इवैल्यूएट कर सकता है। तो इसका जो बेनिफिट है वो है इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ऊपर एक कंट्रोल डिपार्टमेंट का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? डैश इज यूजुअली ए शॉर्ट टर्म बजट। इनमें से कौन सा एक शॉर्ट टर्म बजट है? अभी हमने आई थिंक डिस्कस किया था, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। कैश बजट। एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकलता है? देखो, एफिशिएंसी रेशियो आपका निकलता है एक्सटेंड ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज। ये भी आई थिंक हमने कवर किया था, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, 2 बार आ चुका है। डैश इज मेड व्हेन ए कंपनी विशेस टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री ओवरहेड बजट सिस्टम। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, क्या हो रहा है? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक किया है, तो ये भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ तो क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। सो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 ये क्वेश्चंस जब ये बुक आपको मिलेगा तो मैं चेंज करवा लूंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट है, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, ये नया क्वेश्चन है। ओके, डैश इज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए प्लान ऑफ एक्शन टू बी परस्यूड ओवर ए डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इनमें से कौन सा एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है एक प्लान ऑफ एक्शन का टू बी परस्यूड ओवर ए डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम? बजट सेंटर, बजेटरी कंट्रोल, बजट मैनुअल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बजट, ठीक है। बजट एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है किसी भी प्लान ऑफ एक्शन का जो कि एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड में किया जाएगा। ओके, डैश इज ए डॉक्यूमेंट और बुकलेट व्हिच कंटेन्स गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कौन सा एक बुक और डॉक्यूमेंट है और एक बुकलेट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बजट प्रिपरेशन में मदद करता है? बजेटरी कंट्रोल, बजट मैनुअल, बजट पीरियड, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बजट मैनुअल, ठीक है। सो बजट मैनुअल जो है वो है राइट आंसर।
ओके, डैश इज द पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच ए बजट इज प्रिपेयर एंड यूज, इट मे बी ए ईयर, क्वार्टर और मंथ। डैश इज द पीरियड, ठीक है, डैश इज द पीरियड ऑफ टाइम डैश इज द पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच ए बजट इज प्रिपेयर एंड यूज्ड, इट मे बी ए ईयर, क्वार्टर और मंथ। अच्छा, वो कौन सा पीरियड के लिए बजट बनाया जाता है, जो कि एक साल हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड भी हो सकता है, तो इसका नाम है बजट पीरियड, ठीक है, इसका नाम है बजटरी पीरियड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3-4 क्वेश्चंस कॉपी थे, जैसे कि आपका 25, 26 से और 29 तक जो क्वेश्चन थे ना, तो ये सारे के सारे आई थिंक डबल कैसे भी करके क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के, लेकिन अल्टीमेटम जो मीनिंग है वो सेम है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर नहीं करना है। बाकी अभी तक हमने 32 नंबर तक क्वेश्चंस कवर कर लिया है। अगर 5 हम माइनस करें तो हम लोगों ने अल्टीमेटम 27 क्वेश्चंस कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें कोई कॉपी नहीं है जितना मुझे लगता है, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम दूसरे पार्ट में इसका सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में बस इतना ही। ओके, सो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस कॉपी थे, लेकिन ऐसा आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका 2 पार्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैं एनालिसिस करके बनाता हूँ ये वीडियोज। सो इससे डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकता आप लोगों को। तो जो पूरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।